राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, हमारा देश जो भारत है लोकतंत्र का जननी माना गया है, यानी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे देश को बोला जाता है। तो हमारा संविधान लागू 1950 को, और लगभग उसके बाद से हमारे देश में चुनाव होने लगे, यानी कि लोग चुन के संसद में, विधानसभा में जाने लगे। यहाँ तक पंचायत लेवल में भी लोग चुनकर जाते हैं, नगर पालिका में भी लोग चुनकर जाते हैं, नगर परिषद में भी लोग चुनकर जाते हैं। लेकिन आजकल जो जटिल प्रश्न एक पूछा जा रहा है कि भाई लोकतंत्र में वोट हम किसे डालें। देखो, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज है और ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। नेशनल लेवल की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस है। अगर बिहार के संदर्भ में बात किया जाए तो बहुत सारी पार्टियां बनी, जैसे कि आज़ादी के बाद से ही झारखंड को अलग करने के लिए 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज बन चुकी थी, जिनका आज अस्तित्व नहीं है। और आज अस्तित्व में है आरजेडी, जेडीयू और भाजपा, और 2-3 एक हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, लोक जनशक्ति, और ऐसी 1-2 और लोकल स्तर पे पार्टी है। ठीक है, बिहार में यानी 4-5 पार्टियां हैं। तो मित्रों, पार्टी क्या है, बनते रहती है और पार्टी का अस्तित्व खत्म होते रहता है। उदाहरण के तौर पे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। तो लोगों का क्या मांग था कि भाषाई आधार पे भी हम राज्य का गठन करें। तो उसके लिए भी राजनीतिक दल बना जो कि राज्य में चुनाव लड़ते थे। और यहाँ बिहार झारखंड में एक झारखंड पार्टी करके था, जो कि आज़ादी के 15-20 साल तक कांग्रेस के सामने मुख्य विपक्षी दल वही था। ठीक है, लेकिन जब वह पार्टी काम नहीं करती है, अपने मुद्दे से भटकती है, तो लोग भी उसे नकार देते हैं। ठीक है, लोग भी उसे नकार देते हैं। लेकिन और वैसे भी हमारे बिहार में पॉलिटिकल टर्बुलेंस काफ़ी ज़्यादा रहा है। मतलब स्थिर सरकार 1990 से पहले कोई स्थिर सरकार थी ही नहीं। यानी श्री कृष्ण सिन्हा के बाद जो बिहार केसरी थे, बस उनका ही टेन्योर रहा है, जो कि 15-16 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। एक स्थिर सरकार उन्होंने दिया था। उसके बाद बिहार में कोई स्थिर सरकार बनी ही नहीं। स्थिर सरकार बना 1990 के बाद। तो 1990 के बाद कुछ तो काम हुआ, लेकिन वैसा भी काम नहीं हुआ कि जिससे कि हम अपने आप को डेवलप कर सके, यानी कि चहुमुखी विकास कर सकते, एक जनता का विकास हो। वैसा भी कुछ हुआ नहीं। लोग नेता बनते गए, नीचे के स्तर से नेता बनते गए, तो हुआ क्या कि सिर्फ अपने परिवार को ही बढ़ावा देते गए। उदाहरण के तौर पे लालू प्रसाद यादव काफ़ी ज़मीनी स्तर के नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने घोटाले का सहारा लेकर अपनी पैसा पूंजी को बढ़ाया। फिर उसके बाद जॉब के बदले ज़मीन, ऐसा करके उन्होंने पैसा बनाया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून कर रहा है, और इसके लिए उन पे केस भी दर्ज है और बाकायदा उन्होंने सज़ा भी काटी है। फिलहाल अभी भी वो बेल पे ही है और उनके बेटे भी बेल पे ही है। इसमें सच्चाई है। ठीक है, तो अगर हम वोट किसे डालें, तो संविधान ने 18 साल के आयु से सभी, चाहे वो युवक हो या युवतिया हो, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया है। और हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम एक अच्छे नेता को चुन के लाए। ये नहीं कि हम पार्टी बेसिस पे चले जाए। जैसे कि मान लो लोग का भी क्या है, और लोग वैसे भी प्रचार करते हैं, नेतागण भी वैसे प्रचार करते हैं कि एक आप देश को सुधारना है तो लोकल लेवल के नेता को मत देखो, लोकल कैंडिडेट को मत देखो, ऊपर नरेंद्र मोदी जी को देखो। भाई, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभाला था, तो बेशक उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा भी काम नहीं किया है जो कि हमारे भारत को परम वैभव तक पहुंचा सके। उनका यह तीसरा टर्म है, और उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया है, यह भी आप लोगों के सामने जग जाहिर है। ठीक है, पेपर लीक हो रहे हैं, इनमें उनका कोई मतलब नकेल कसने के लिए उन्होंने कोई योजना नहीं बना रहे हैं कि आगे से पेपर लीक ना हो। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चों का इससे भविष्य बिगड़ रहा है, क्योंकि समय बीतते जा रहा है। तो मित्रों, आप हमेशा नेता चुनते समय ऊपर की मत देखो, लोकल उस कैंडिडेट के बारे में इंक्वायरी करो कि वह कैंडिडेट कैसा है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, क्या उस पर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है या नहीं चल रहा है। इन सब बातों पे आप लोग ध्यान दिया करो। जैसे
अगर वह चुनाव जीत कर आते हैं तो अगले 5 साल वो कहाँ रहेंगे? लोकसभा में जाते हैं तो आपके लिए प्रश्न उठाते हैं, नहीं उठाते हैं? देखो, जनता, लोकतंत्र में अल्टीमेट पावर जनता के पास होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अपनी लोकसभा में टोटल 543 सीट है, ठीक है? तो आप उन 543 सदस्यों का चयन आप करते हो और वो लोकसभा में जाते हैं, बैठते हैं और उन्हीं 543 में से पीएम बनते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, एक मंत्रिपरिषद और एक प्रधानमंत्री बनते हैं। और वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है और अब लोकसभा आम पब्लिक के प्रति जवाबदेही किसकी होती है? लोकसभा। तो अल्टीमेट पावर भी पीपल के पास है, यानी पीपल ऑफ इंडिया के पास है। दूसरे एंगल से समझो, हम वोट डालते हैं 543 सदस्य को चुन के लाते हैं। उन 543 सदस्यों में एक प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री अपने सुविधा के लिए ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, ताकि एक प्रधानमंत्री तो काम कर नहीं सकता, तो वो ऑफिसर मंत्रालय चुनते हैं, अलग अलग मंत्रालय दे देते हैं। उन मंत्रालय में अधिकारियों की नियुक्ति होती है और अधिकारी फिर काम, सबकी काम हो, जनता में सबकी काम हो, उसके लिए वो एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं और वो एम्प्लॉय हम आम नागरिकों को सर्विस देता है। जैसे वीडियो, आप लोग ब्लॉक में जाते हो तो वीडियो का क्या काम है? आम पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना। ब्लॉक के तमाम काम आम जनता के लिए ही बनाया गया है। लेकिन इसके उलट क्या होता है, आप ब्लॉक में जाते हो, आपको घूस देना पड़ता है। साधारण तौर पे आप एक कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाओ, उसके लिए भी 20-50 रुपया देना पड़ता है, जबकि वहाँ के एम्प्लॉय का यह ड्यूटी बनता है कि वो आपकी सेवा करे, आपके लिए वो सर्टिफिकेट निकाल के दे। मित्रों, क्या होता है, जब लगातार सत्ता पे कोई एक आदमी बैठा रह जाता है तो सत्ता परिवर्तन होता है हमेशा अच्छाई के लिए, लेकिन वह अच्छाई के लिए एक पार्टी अगर सत्ता पे दो बार से ज़्यादा बैठ जाती है तो एग्जाम्पल से आप किसी भी राज्य का देख लो, वहाँ के अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं और वहाँ विधायिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में लड़ाई होने लगती है। यहाँ तक कि नेता अधिकारी में भी अनबन रहती है। क्यों? सिर्फ कमीशन के लिए कि किसको ज़्यादा कमीशन मिलता है, किसको कम कमीशन मिलता है। मित्रों, यहाँ तक कहा जाता है कि ब्लॉक में आप अगर नौकरी ले लिए तो आपको सैलरी उठाने की ज़रूरत है नहीं, बाहरी आमदनी से ही आपकी रोजी रोटी यानी कि घर का काम चल जाएगा। आप घर बनवा सकते हो, सारे काम कर सकते हो, यानी कि सैलरी आपके बैंक अकाउंट में ही पड़ा का पड़ा रह जाएगा। घूस से ही आप बड़े आदमी बन सकते हो। तो मित्रों, जिसे हमारे सेवा के लिए अपॉइंट किया गया, सिलेक्ट किया गया, वो हमसे ही घूसखोरी करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? तो लोकतंत्र में ऐसा तो चलेगा नहीं, इसलिए ज़रूरी है परिवर्तन की। तो मित्रों, बिहार में एक मुहिम चल रहा है जन सुराज का, जिसमें इनका कहना है कि भाई हम अगर कैंडिडेट भी लाते हैं तो जनता के मन से लाएंगे। जनता जिसे कहेगी कि इसे चुनाव में लड़ाओ, उसे हम चुनाव में लड़ाएंगे, ठीक है? तो ये तो सही है, क्योंकि अगर हम नेताओं को वोट देते हैं और वो 5 साल हमारे पास नहीं रहते हैं तो देखो, नेता हम क्यों चुनते हैं? क्योंकि हमारे पास जनसंख्या में, देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए हम एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और हमारी जितनी भी हमारे, मान लो कि एक लोकसभा क्षेत्र में है तो उसकी जवाबदेही सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है, इसलिए हम उसे चुनते हैं। यानी कि हम लोग अपनी काम करते रहें और जो भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में विकास का काम है वह एक आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेगा। यानी कोई एजुकेशन का काम है तो वो करेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की काम है तो वो करेगा, कोई टेक्नोलॉजी की काम है तो उसे ही करना है। अब हमने वोट दे दिया और नेता वो 5 साल नहीं रहा तो फिर वोट देना हमारा विफल हो गया। अगले 5 साल में वैसे नेताओं को चुनने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है? तो अगर आपको यह जानना है कि पिछले 5 साल में आपके नेताओं ने क्या किया तो एक वेबसाइट है ERS इंडिया करके, PRS इंडिया, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो कि जो आपके पिछले प्रतिनिधि थे वो आपके एरिया के लिए कितना काम किया है। ये सब आप जाके चेक कर सकते हो। अगर उसने काम नहीं किया है तो आप एक दूसरे कैंडिडेट को चुनो और पार्टियों को बोलो कि अब कैंडिडेट आपके मनमर्जी के अकॉर्डिंग चलेगा नहीं, कि जो आपको पैसा दे दे 2 करोड़ 3 करोड़ उनको आप टिकट बेच दो और फिर वो जितना पैसा से टिकट खरीदा है वो पब्लिक फंड में जो पैसा आता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उस फंड से अपना टिकट की अमाउंट की भरपाई करे, ठीक है? तो ऐसे तो विकास होने से रह गया। तो
पार्टियां जब भी आए तो पार्टियां को बोलो कि भाई अब कैंडिडेट भी हमारा होगा, जो कैंडिडेट हमारा देने को तैयार नहीं है उसे हम वोट नहीं देंगे, और कैंडिडेट हमेशा अपने में से चुनो जो कि 5 साल आपके साथ रहे। गांव में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करें, पक्की सड़कों की व्यवस्था करें जिससे यातायात सुगम हो, और सिर्फ जल की व्यवस्था नहीं करें, प्योर वाटर की व्यवस्था करें, क्योंकि आजकल खराब जल पीने से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। ठीक है, तो स्वच्छ जल, इलेक्ट्रिसिटी और सड़कें का निर्माण करवाए। जो यह करने को तैयार नहीं है उसे वोट न दें। गांव में मित्रों, आजकल गांव से शहर की दूरी ज़्यादा है, तो जरूरी है कि गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, जो कि अगर किसी का तबीयत खराब हो तो वो गांव में ही इलाज करवा सके। अगर फिर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो तो वहाँ से रेफ़र करके वो ब्लॉक में जाए या सब डिवीज़न में जाए या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए, सदर अस्पताल में जाए। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। ये जन स्वराज के 3 त्वरित कार्य में एक पार्ट है कि अगर जन स्वराज जीत कर आती है तो उसके 3 त्वरित कार्य में एक क्वालिटी एजुकेशन है। ये भी आपको उस नेता से डिमांड करना है जो आपके पास वोट लेने के लिए जाती है। ठीक है, उसके बाद वैसे नेता को चुने जो हर एक बेरोजगार को रोजगार दिलवा सके। अब देखो, सरकारी नौकरी तो हर एक को दिलवाना तो मुश्किल है, तो कोशिश करो कि हर एक परिवार में एक को रोजगार दिलवा सके, वैसे नेता को चुनो। अच्छा, ठीक है। और आजकल की युवा में क्या है कि नशा का प्रचलन चला है। आजकल के 18-20 साल की युवा में देखा जाता है कि नशा का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है और एक गैंगस्टर की तरह वो बनना चाहते हैं। तो वैसे नेता को चुने जो कि आपका मतलब ठीक से आपका जीवन कैसे चले उसके बारे में आपको ज्ञान दे, आपके भविष्य अच्छा हो उसके बारे में आपको पढ़ाए, एक टीचर की तरह, एक समान शिक्षक की तरह। जैसे स्कूलों में शिक्षक हमें सिखाते हैं कि गलत रास्तों पे नहीं जाना है, वैसे ही एक प्रतिनिधि को चुनना है जो कि हमें एक शिक्षक की तरह गाइड करे कि भाई ये जो गैंगस्टर बनने की तुम सोचते हो, ये जो गलत नशा कर रहे हो, जो ग्रुपिंग करते हो, इन सब को छोड़ो और रोजगार के रास्ते पे चलो, एक रोजगार करो और उससे अपने फैमिली का भरण पोषण करो। वैसे नेता को चुनना है। ठीक है, तो युवा वैसे नेता को चुने जो हमारे युवा पीढ़ी को नशा से बचाए और गुंडागर्दी के रास्ते पे जो जा रहे हैं उन रास्ते पे ना जाए। एक वैसे नेता कैसे मिलेंगे जब वो शिक्षित हो तभी। अब अशिक्षित नेता को चुन लेंगे तो खुद तो गुंडागर्दी को बढ़ावा देंगे, खुद नशा को बढ़ावा देंगे। इसलिए शिक्षित नेता का समाज में होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारी भारत का जो बैकबोन बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी, वो किसान है। तो मित्रों, किसानों को भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। जैसे किसान जो फसल उपजाते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें मूल्य मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मित्रों, हर किसी का बौद्धिक क्षमता एक जैसा होता नहीं है। यानी कि हर कोई चाह लो कि पढ़े, किसी का कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, तो कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई एक्टिंग में अच्छा होता है। तो वैसे भी हमें वैसे नेता को सिलेक्ट करना है जो समाज में इन सारे मतलब डायमेंशन में, यानी कि जो फिल्म में जाना चाहते हो, जो एक्टिंग में जाना चाहते हो, जो सिंगिंग में जाना चाहते हो, जो खेल में रुचि लेना चाहते हो, उसके लिए खेल अच्छा हो। यानी क्रिकेट के लिए एक ट्रेनिंग अच्छा करवाया जाए, फुटबॉल के लिए ट्रेनिंग अच्छा करवाया जाए, इंडोर गेम के लिए ट्रेनिंग अच्छा करवाया जाए। ऐसे नेता का सिलेक्शन करें। तो मित्रों, आजकल आप लोग देख रहे हो कि प्रशांत किशोर इन सारी जो मुद्दा को मैंने चर्चा किया है, इन सभी मुद्दाओं की वो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग प्रशांत किशोर को मुद्दा दो और वो जब भी आए तो उनके द्वारा सिलेक्टेड कैंडिडेट को वोट नहीं देना है। जब भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है तो आम पब्लिक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगी। यह मैसेज भी प्रशांत किशोर के पास जब भी वो आए, एक मैसेज आप लोग उनके पास पहुंचा दो और इनसे प्रश्न करो कि जो कैंडिडेट मेरे हित की बात करेगा, मेरे गांव के हित की बात करेगा, मेरे परिवार के हित की बात करेगा, मेरे राज्य के हित की बात करेगा, मेरे देश के हित की बात करेगा, मेरा वोट अब की बार उसी को होगा। और ये तब होगा जब कैंडिडेट आपके बीच से चुन के आए, जो हमेशा आपके पास अवेलेबल हो।
ये नहीं कि जीत जाए और उसके बाद आप लोग टॉर्च लेके उसको या लालटेन लेके घूमते रहो। तो इसके लिए सही कैंडिडेट का चुनाव करना काफ़ी आवश्यक है, और 18 साल के आयु के लोगों को इतना तो बौद्धिक क्षमता डेवलप हो ही जाता है कि वो सही कैंडिडेट का चुनाव कर सके। ठीक है, तो मित्रों मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट कुछ सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।